जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ 80 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। पेपर 2 का ये सवाल होगा और यहीं से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके बीपीएससी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। फटाफट सारे लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। सूची एक तरफ राजनीतिक दल है, सूची 2 में उसके स्थापना के वर्ष दिए गए हैं। इसको मिलान करेंगे, फिर कूट के सहायता से इसको देख लेंगे कौन सा इसका सही होगा, कौन सा गलत होगा। देखिए यहां पर क्या दिया गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है 1964 में, ठीक, 1964 में पहला ही हो गया इसका। दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये वाला हो जाएगा कब, 1925 हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ये होगा 1984 और आम आदमी पार्टी 2012 में आया था, आया भी चला भी गया। पंजाब में भी एक राज्य में इसकी सरकार है। 1, 3, 4 और 2 ये वाला होगा विकल्प डी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 52वां प्रश्न देखिए, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए। इसमें ना क्या है, 4 या अधिक राज्य में वैध वोट का 10%, ये 4%, ये दोनों तो नहीं होगा। 2 राज्य में वैध वोट का 15%, ये नहीं होगा। जो तो कोई भी पार्टी होगा ना, अलग अलग राज्य में लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट पाया हो या लोकसभा में कम से कम 4 सीट हासिल किया हो। किसमें, लोकसभा में कम से कम 4 सीट या फिर कोई भी चुनाव में कम से कम 6% वोट इसको मिला हो, तब ये दावेदार हो सकता है। और लोकसभा में 2% सीट हो कम से कम 3 या भिन्न भिन्न राज्य में हासिल किया, एक ही राज्य में, अलग अलग राज्य में होगा कम से कम 3 सीट, ठीक है। और इसके अलावा एक राज्य अथवा राज्य से विधानसभा में कम से कम 4 सीट जीता होगा। ये ध्यान रखना आप सभी को। इसमें ना कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। सारे के सारे यहाँ पर गलत ही स्टेटमेंट दिए गए थे। जो भी है ये वाला सब ध्यान रखना आपको। एक बार पढ़ भी लेना, पढ़े भी होगे, याद आ जाएगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। फिर से नहीं पूछा जा रहा है, नहीं को ना अक्सर घेरा कीजिए आप लोग ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। धन विधेयक जो भी होगा ना, आर्टिकल 110 से संबंधित है और ये ना केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें लोकसभा में, ये ध्यान रखना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान इसमें दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 20 में दिया गया है, विकल्प सी सही जवाब होगा। पार्ट 20 में दिया गया, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं, विकल्प बी सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो ये अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। आसान प्रश्न है, इसमें कोई ज्यादा वास्ट है नहीं इसमें क्वेश्चन। भारत में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सत्य कथन के लिए कूट का प्रयोग करें। कौन सा कथन सत्य होगा देख लेते हैं, सारे स्टेटमेंट को एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसमें स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है, बिल्कुल सही है। जो मानव पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में स्त्री को शिक्षित किया जाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्त्रियों को शिक्षित करने से उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है। दूसरा है, इसको उसका सामाजिक औचित्य सुदृढ़ होता है, बिल्कुल शिक्षा बढ़ेगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी स्त्रियां तो सामाजिक औचित्य, सामाजिक सम्मान भी बढ़ेगा। तीसरा है, स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये भी सही दिया गया, क्योंकि ना सामाजिक औचित्य अगर बढ़ेगी, अगर सुदृढ़ता आएगी तो स्त्री के शिक्षित होने से उनके और उनके बच्चे के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनके बच्चे भी सकारात्मक प्रभाव के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे और माताएं जो होंगी, स्त्रियां जो होंगी, वो निश्चित रूप से अपने बच्चों को भी शिक्षा के लाइन में लाएंगे, जिससे कि पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और शिक्षा के कारण वो भी एजुकेशन सेक्टर को चुनने का काम करेंगे। तो विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। 1, 2 और 3 तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए थे। चलिए 58 देखिए, किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके समान होती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के समान होती है, विकल्प बी सही जवाब होगा। और साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इकोनॉमी में पढ़े होंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। निम्न में से कौन सा एक 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है।
करेक्ट आंसर होगा विकल्प डी। उच्च उपज वाले बीज, सिंचाई और उर्वरक इसका राइट आंसर होगा। हाई यील्डिंग वैरायटी HYB, HYB। ठीक है। 60वां प्रश्न है, बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र में से एक कांटी ताप विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अवस्थिति किस जिला में? मुजफ्फरपुर लगा लो भैया, विकल्प ए राइट आंसर होगा। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र पूछा जाए तो पटना। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय के बरौनी में है। बक्सर ताप विद्युत बक्सर के चौसा में है, चौसा का युद्ध पढ़े होगे आप लोग। एक है ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ये बांका जिला में पड़ता है। कहां पर? बांका में। और नवीनगर ताप विद्युत परियोजना ये पड़ता है औरंगाबाद में। चलिए अगला देखिए, भारत में नोटों की निर्गमन व्यवस्था आधारित है, ये न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है, विकल्प ए राइट आंसर होगा। और संपत्ति का सुरक्षित भंडार रखने का दायित्व इसी के पास होता है, और इसमें संपत्ति में सोना, चांदी, सिक्का, विदेशी मुद्रा और राष्ट्रीय सरकार के स्थानीय मुद्रा में निर्दिष्ट जो प्रतिभूतियां होती है, इसी को इसमें शामिल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखना है अब। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण ऋण पर डैश समिति की सिफारिशों पर की गई थी, करेक्ट आंसर होगा नरसिंघम समिति, विकल्प बी इसका सही जवाब है। रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी परिघटनाएं नहीं हो सकती है? सही जवाब होगा मोम का पिघलना, इसमें शामिल नहीं होगा, विकल्प डी सही जवाब है। आसान आसान प्रश्न है, इसमें आसानी से कर भी लिया जाएगा। मिलान करना है, सूची 1 दिया गया, सूची 2 से मिलान करना है। चलिए पहला है नायलॉन, नायलॉन को मिलान कीजिए, किससे होगा? ये संबंधित है, फाइबर से बनता है। पीवीसी जो होगा ये किससे? थर्मोप्लास्टिक। और बैकेलाइट थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक से बनता है। 3, 1 और 2 हो जाएगा। तो 3, 1 और 2 भैया कौन सा है? 3, 1 और 2, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, किस ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी ध्वनि को तीव्रता अगर कम करना हो तो क्या करेंगे? तो ध्वनि के कंपन के आयाम को कम कर देंगे, विकल्प सी। आसानी से आंसर निकल गया। और आयाम जो होता है ना, ये संदर्भित करता है कि एक माध्यम से एक जो कण होता है किस सीमा तक विस्थापित होगा, जिससे ध्वनि तरंग गुजरने का काम करेगा। और आयाम जो होगा ध्वनि तरंग की आवाज की ऊंचाई को निर्धारित करता है, इससे आयाम से ही ये निर्धारित होता है, इसका निर्धारण आयाम से होता है। पुष्प के केंद्रीय के डैश भाग को डैश कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको स्त्री केसर कहा जाता है, विकल्प बी इसका होगा राइट आंसर। और स्त्री केसर जो होता है ना, एक फूल का बीजांड उत्पाद भाग होता है, और स्त्री केसर का जो कार्य होता है पराग प्राप्त करना और बीज उत्पन्न करना। जो अंडाशय होता है अक्सर एक लंबी वर्तिका को सहारा देता है, जिसके ऊपर क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है, इसके ऊपर जो होगा वर्तिकाग्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पादप जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा, विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और पौधों में जो सुविभेदित शरीर होता है, परिवहन के लिए विशेष उत्तक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ना बीजों का धारण करने का जो क्षमता होता है, उसी आधार पर किंगडम प्लांट जो होता है, जो पादप जगत होता है, इसको ना कई भाग में वर्गीकृत भी किया जा सकता है, जैसे कि थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पढ़े होंगे इसके बारे में आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको डिटेल्स में जाएंगे ना टेस्ट लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेना, जिस पर चर्चा मैंने किया उसको थोड़ा थोड़ा देखते चला जाना, ताकि अब एग्जाम में तो बहुत कम दिन बचे हैं ना। फिर से मिलान करना है, कौन सा सूची कौन से मिलान होगा, कौन सा सही होगा, यही पूछा जा रहा है, सही उत्तर चुनने को कहा जा रहा है। चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। त्वचा कैंसर होता है प्रावैग्नि प्रकाश के कारण, भाई इसको दूसरे से मिलान कर लो, इसी कारण त्वचा कैंसर होता है, स्किन कैंसर। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, इसका कारक डेसिबल होगा। और वैश्विक तापमान जो होगा, वैश्विक तापन जो होगा CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, और ओजोन में छिद्र होगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण। बहुत सेंट लगाते हो आप लोग, छेद करके मानोगे 2, 3, 4 और 1 हो गया ना। 23, 41 देखो भाई, 2, 3, 4 और 1 दिख गया, विकल्प बी। चलिए 69 देखिए, कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? राइट आंसर होगा कैडमियम, विकल्प ए करेक्ट आंसर हो गया। मांसपेशियों में थकान और दर्द निम्नलिखित में से किसके संचयन के कारण होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और मांसपेशी में ना ऑक्सीजन की कमी के कारण जो अवायवीय श्वसन होता है, इसमें लैक्टिक एसिड ही बनता है, जिसके कारण थकान और दर्द महसूस होता है। चलो भाई 71 होगा ना। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो HCl और HNO3, आसानी से टिक कर लो, विकल्प बी हो जाएगा। इसमें ना जो नाइट्रिक एसिड होता है 1 अनुपात, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है 3 अनुपात में अवस्थित होता है। ये होगा कितना? 1 भाग होगा HNO3 और 3 भाग जो होगा HCl होगा।
एक वयस्क मानव में सामान्यतः चवर्णक यानी मोलर्स होते हैं, कितने होंगे? तो 12 चवर्णक होंगे। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मुख गुहिका में दोनों जबड़ों के किनारे दांतों की जो पंक्तियां पाई जाती है वही चवर्णक होते हैं। और मानव दांत जो होते हैं क्या होते हैं? भोजन उत्पाद को यंत्रवत रूप से तोड़ता है और निगलने का काम करता है। पाचन में भी इसका हेल्प किया जाता है। अगला देखिए, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? सही जवाब होगा विटामिन B6 को कहा जाता है। विकल्प ए राइट आंसर होगा। और इसकी कमी से क्या होगा? रक्तहीनता होगा, कमी आएगी किसमें? ब्लड में। चर्म रोग होगा जो स्किन कैंसर होगा। पेशियां ऐठन होगा, जो आपकी पेशियां होती है ना इसमें ऐठन होगा, दर्द होगा, ये महसूस होगा। और कौन से विटामिन के क्या रासायनिक नाम है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बाकी इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, उसमें देख लेना। राइबोसोम की संरचना में क्या होती है? आरएनए और प्रोटीन। वेरी इजी। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, आरएनए एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन किन तत्वों को अणुओं को मिलाकर के बनता है? सही जवाब इसका हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एक शब्द में याद रखना, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और प्रोटीन जो होता है जीवित जीवों में शरीर का लगभग 10 से 20% होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेडुला ऑब्लोंगेटा का कार्य नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है भाई, इसको घेर लो और बता दो। विकल्प डी होगा इसका राइट आंसर। पेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण करने का काम करता है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ना, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च भाग के बीच संकेत को प्रसारित करता है। और दिल की धड़कन जो होती है, रक्तचाप जो होता है, इसको प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे कि स्वायत्त गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो निब्बा निब्बी है ना आजकल के बड़े हो ना, लव लवेड़िया करने वाले, कोई किसी का ना ये नहीं होता है, दिल का धड़कन वाला पार्ट होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी, पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यदि माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होगा तो माध्यम के भीतर लेंस की प्रकृति क्या होगी? बदल जाएगी। जो कि पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? हवा की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। और पानी के भीतर बुलबुला जब भी निकलेगा तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने का काम करेगा। और पानी के अंदर हवा का बुलबुला क्या होता है? इसको अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा और सीधी प्रकाश किरण के आधार पर एक सीधी आभासी और वस्तु से छोटा छवि बनाएगा जो अपसारित करने का काम करेगा। निम्न में से किस पदार्थ की शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फिटकरी से। विकल्प डी आसानी से लगाइए। बढ़िए आगे। जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या? यहाँ पर दिया गया कूट की सहायता से पूछा जा रहा। सही है ना? कौन सा सही होगा? तो बताइए इसमें कौन कौन सा सही होगा। पहला क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही है। विद्युत जनित्र जो होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसको कन्वर्ट कर देगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा दोनों का काम करेगा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह भी सही दिया गया है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3। विकल्प डी सही जवाब है इसका। चलिए आगे देखते हैं। 80 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आसानी से लगाइए सारे। एक अर्घ 10⁻⁷ जूल के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा और एक कैलोरी जो होगा 4.186 जूल के बराबर होगा। सारे सही दिए गए हैं। अगला है, निम्न में से सही सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा यहाँ पर कथन सत्य होगा? तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। जो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना, ये होता है 625 से 740 nm। ठीक। और बैगनी प्रकाश का क्या होगा? तो बैगनी का होता है 380 से 440 के बीच ही होता है। ये ध्यान रखना है। कौन से प्रकाश का कितना तरंगदैर्घ्य होता है एक बार चार्ट देख लेना आप लोग, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोग को, जाकर के उसी व्हाट्सएप नंबर या परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा विकल्प सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण और विवर्तन नहीं दिखाती है। चलिए अगला है, डबल ट्रैप स्ट्रिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प ए, निशानेबाजी से संबंधित है। विकल्प ए सही जवाब होगा। डबल ट्रैप हो गया या फिर क्रॉस फायर होगा, मेटेलिक साइट होगा, बोर, लॉक स्टॉक, बोल स्ट्रिंग, ये सब ना निशानेबाजी से संबंधित वर्ड है जो कि निशानेबाजी खेल में यूज किया जाता है। यहाँ पर ना बेमेल युग्म को चुनने को कहा जा रहा है। इसको बेमेल जो मतलब सही नहीं होगा। एक तरफ समाधि स्थल, दूसरी तरफ महापुरुष का नाम दिया गया है। कौन सा किससे संबंधित है पहले देख लेते हैं। जो समता स्थल है, समता स्थल किससे संबंधित होगा? तो ये ना जगजीवन राम से संबंधित नहीं है भाई, समता स्थल। ठीक। उदय भूमि, तो उदय भूमि जो होगा
के नारायण, नहीं, समता स्थल तो जगजीवन राम ही होगा ना। उदय भूमि के आर नारायण हो गया। चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर। शांति वन जो होगा ये नहीं होगा। शांति वन जो होगा ये गुलजारी लाल नंदा नहीं होगा, गलत दिया गया है। शांति वन ना जवाहरलाल नेहरू होगा, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। तो यहाँ पर यही गलत था ना, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा इसका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। पहला सूची, दूसरा सूची। अब यहाँ पर मिलान करना है, सही का आंसर देना है कूट का प्रयोग करके। यहाँ कूट दिया गया है नीचे, देखेंगे बाद में, पहले मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर अक्षय ऊर्जा सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त इसका दूसरा हो गया। अंबेडकर जयंती या अग्निशमन सेवा दिवस ये दोनों होता है, कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। क्या हो गया? 2, 1, 4 और 3 यही होगा ना। 21-43, 21-43 हो जाएगा विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, महाराष्ट्र वसंतरास, नटरास इत्यादि लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है। विकल्प ए राइट आंसर होगा इसका। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, यह पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? सही जवाब इसका हो जाएगा 1947 से दिया जा रहा है। विकल्प डी करेक्ट आंसर है इसमें। इसमें ना जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, लेकिन इसको ना 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस से पिछली तारीख से प्रभावी माना जाता है। अगला देखिए, मजलिस निम्न में से किस देश के संसद का नाम है? भाई पूछा जाता है संसद का नाम, भारत का तो संसद का संसद होगा, मजलिस किसका है? ये मालदीव का हो जाएगा। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा, मजलिस मालदीव का हो जाएगा। अगर अफगानिस्तान का पूछा जाए तो अफगानिस्तान के संसद का नाम भाई सोरा, सोरा का व्यापार भी होता था, आप लोग पढ़े होंगे कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। मलेशिया के संसद का नाम भाई बताओ, मलेशिया के संसद का क्या नाम होगा? ये होगा दीवान निगारा, दीवान निगारा इसके संसद का नाम है। और बांग्लादेश का तो पता ही है आप सारे लोग को, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या होगा? कमेंट करना, आप लोग पता होगा ना। हाल फिलहाल में विवाद भी चल रहा है भाई बांग्लादेश के साथ हम लोग का, तो इसके संसद का नाम हो सकता है पूछा जाए, अभी थोड़ा हिट में है बांग्लादेश। शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था या निकाय के द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा द कमेटी ऑफ द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। विकल्प डी सही जवाब होगा। सुमेलित करना है, उसके बाद कूट भी दिया गया, हाँ कूट भी दिया गया है। पहले सुमेलित कर लेंगे, उसके बाद कूट की तरफ बढ़ लेंगे हम लोग। मिलान कीजिए। पहला क्या है? प्रविलंबन है। इसका तात्पर्य होता है दंड पर अस्थायी रोक लगाना, और विशेषकर मृत्युदंड के मामले में तो विधि द्वारा निर्धारित दंड को अस्थायी रूप से टालना, ये वाला ही हो जाएगा। लघुकरण क्या होता है? मतलब दंड के स्वरूप बदल करके कम करना, जैसे कि बड़ा दंड को कम कर देगा और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देगा। तो क्या है? दंड के स्वरूप में परिवर्तन कर उसे घटाना, ये वाला भी सामने सामने मिलान हो रहा है सारा। विराम का मतलब क्या होता है? मतलब किसी विशेष कारण से दंड को कम करना या प्रकृति बदल देना, जैसे कि मान चलो गर्भवती महिला को मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास दे सकता है, तो ये वाला होगा। क्या हो गया? विराम मतलब दंड के क्रियान्वयन को भविष्य के लिए विलंबित करना। अगला परिहार, परिहार ये वाला हो जाएगा। परिहार का मतलब होता है कि दंड के स्वरूप परिवर्तन ना करते हुए दंड की अवधि कम कर देना। जैसे 2 वर्ष का कठोर कारावास है, इसको बदल करके 1 वर्ष कठोर कारावास में बदल देगा। तो यहाँ पर वही है ना, दंड के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी मात्रा में परिवर्तन करना, ये हो जाएगा परिहार। तो सारे के सारे हैं 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा। देख लो 1, 2, 3, 4 कौन सा होगा? 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। विकल्प बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों के संबंध में सही है? यहाँ पर सही पूछा जा रहा है। तो पहला, यह सचिव के अस्थायी तथा तदर्थ समितियों के माध्यम से सरकार को निर्णय लेने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है। जो मंत्रिमंडल और उसकी समिति की बैठक के लिए एजेंडा तैयार करता है और बैठक के लिए आवश्यक कागजात हो गया, प्रस्ताव तैयार करेगा और कार्रवाई का रिकॉर्ड भी रखता है। इस विभिन्न मंत्रालय विभाग के बीच नीति और कार्यक्रम के संबंध में समन्वय भी बनाता है। तो ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी होगा। कार्यान्वयन की निगरानी करता, सारे के सारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। और सरकार के कामकाज के लिए नियम और प्रणाली बनाता है, यही काम इसका हो जाता है। और कैबिनेट सचिव जो है ना, सिविल सेवा का प्रमुख होता है और सरकार के शीर्ष स्तर पर सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, सबसे टॉप रैंक का अधिकारी होता है, जो अन्य सचिव को मार्गदर्शन देगा और विभिन्न विभाग के बीच प्रभावी संचार और सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सारे के सारे हो जाएंगे। विकल्प डी सही जवाब हो गया इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 53 देखिए, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया? तो 20 जनवरी 1913 को हुआ था। तो 20 जनवरी 1913 विकल्प ए राइट आंसर हो गया इसका। कहां पर? पटना कॉलेज सभागार में हुआ था। और इसी के बाद 2013 में जो है
विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह भी मनाया गया था। कब? 2013 में। 100 वर्ष हो गए थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यवाही का साधन भारत की देन है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा इसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विकल्प डी। राज्यपाल द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं को कोड कीजिए, बताइए यहाँ पर कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है, ये पूछा जा रहा। तो पहला यहाँ पर सीधे सीधे दिख गया 6 सप्ताह 12 सप्ताह, 12 सप्ताह वाला यहाँ पर गलत होगा, यही राइट आंसर होगा। जो राज्यपाल द्वारा ना जारी किया जाता है अध्यादेश के संबंध में, ये डी वाला जो है ना 12 सप्ताह की अवधि से पूर्व ऐसे अध्यादेश को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ठीक है, इससे पूर्व समाप्त किया जा सकता है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को समाप्त कर सकता है और किसी अध्यादेश को कभी भी पेश कर सकता है, और जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो तब की स्थिति में भी। ये वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कभी किसी विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका, सारे हो जाएंगे। स्वीकृत कर ही सकता है, अपनी स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति राज्यपाल को सिफारिश सहित उसे विधानसभा को लौटाने का निर्देश भी दे सकता है, सारे हो जाएंगे यहाँ पर। विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया इसका। अगला देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो बताइए, फटाक से बताइए। 16। क्लियर, 16 प्लस 16 इधर 32। कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं सहसंयोजी यौगिक होते हैं, विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। और ना आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय यौगिक ठोस होते हैं, जो कि निश्चित आकार के ठोस, कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग पूछा जा रहा है, तो रॉन्ग हो जाएगा। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर बढ़ती है, विकल्प डी वाला करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, टेफ्लॉन डैश का बहुलक है? ये होगा टेट्रा फ्लोरोएथीन का, TFE का हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा? विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल इसमें से हो जाएगा कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा CH3 को, ये वाला, और कौन होगा? ये तो नहीं होगा, ये वाला होगा H2CO3। ये सारे दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। मतलब वैसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, यानी कि दूसरा और चौथा सही जवाब होगा विकल्प ए। LPG का पूर्ण रूप क्या है बताइए? LPG एक तो आप लोग इकोनॉमी में पढ़ते हो, क्या क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यहां पर क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यही होगा ना। तो विकल्प बी यहां पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? राइट आंसर होगा घटपर्णी, विकल्प सी हो जाएगा घटपर्णी पौधा। चलो आगे देखते हैं। पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया गया, कूट की तरफ भागो, सत्य कथन का पहचान करने कहा जा रहा है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर देख लेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट यहां पर सही है। पहला, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो सकता है, बिल्कुल सही दिया गया। जो छोटी आंत में पाचन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है और यकृत और अग्नाशय के स्राव से ये प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ना उसकी भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं और अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है और इसको सरल रूप में परिवर्तित कर देगा। तो वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है, ये भी सही दिया गया है। आंशिक रूप से पाचन जो होता है ना, पचा भोजन छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस जो होता है पाचन क्रिया को पूरा करता है और इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट जो होता है सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में बसा और वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो जाएगा। सारे के सारे सही है, विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सभी कथन सत्य हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करने कहा जा रहा है। इसमें से बताइए, विकल्प बी दिख गया साफ साफ, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम प्रागन कहलाता है। ये वाला यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ये वाला गलत दिया गया। जो पादप का जनन भाग होता है ये पुष्प होता है, इस कारण पहला कथन यहाँ पर सही हो जाता है। दूसरा जहां पर गलत है, जो इसके युग्मक का प्रक्रम होता है ना, निषेचन कहलाता है। ठीक है, निषेचन कहलाता है, ना कि परागन कहलाता है। ये ठीक है। परिपक्व अंडा फल में विकसित करेगा, ये भी सही है। और डबल रोटी फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, ये वाला भी यहाँ पर सही दिया गया। गलत तो यही था, विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं हैं? ये समझ गया ना। स्टेटमेंट बाद में देखेंगे। कूट क्या कह रहा है, पहले ही कुल मिलाकर सही पूछा जा रहा है कौन सा होगा। पहला है गोलाकार रक्त कोशिकाएं, ये वाला ना बाबा।
जो यहाँ पर ना लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है, लॉन्ग ब्रांच होती है। ये वाला तो सही हो जाएगा, विकल्प बी दूसरा सही हो गया। और तर्क रूपी पेशी कोशिकाएं जो होती है इसमें शामिल नहीं होती है। तो ये दोनों गलत हो गए, दूसरा सही हुआ केवल, तो केवल 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, रसधानियों यानी कि वैक्यूल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए स्टेटमेंट, यहां पर कथन, सही कथन चयन करने कहा जा रहा है। अब यहां पर पढ़ते स्टेटमेंट। पहला क्या दिया गया यहां पर, जंतु कोशिकाओं में ये छोटी जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है, ये सही दिया गया है। जो रसधानियां होती है ना, ठोस अथवा तरल पदार्थ की संग्राहक थैलियां होती है, जो केवल जंतु कोशिका में छोटी होती है, पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी हो जाती है। अगला है, ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है ना बाबा, पादप कोशिकाओं की राजधानियों में ना कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं की स्फीति और कठोरता प्रदान करेगा। इसमें एमिनो एसिड होगा, शर्करा होगा और कई प्रकार के कार्बनिक अम्ल होंगे, जो कि कुछ प्रोटीन जैसे कि पादप के लिए आवश्यक पदार्थ उसमें स्थित होंगे, ये तो नहीं होगा। अगला है, एक कोशिकीय जीव में अनुपस्थित होती है ना, ये भी नहीं होगा। एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में ना उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं, और कुछ एक कोशिक जीवों में सब विशिष्ट रसधानियां जो होती है, इसके अतिरिक्त जल और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकलने में इसकी भूमिका निभाती है। तो ये वाला तो नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा हो गया, केवल एक हो जाएगा, तो विकल्प ए इसका सही जवाब हो गया, केवल एक। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट है, लंबा भाग हो जाएगा, ये होगा क्षुद्रांत्र हो जाएगा, विकल्प ए। निम्नलिखित युग्मकों पर विचार कीजिए, उसके बाद सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताइए। तो इसमें से जो अवटु ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन इसमें निकालेगा, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन और अग्नाशय इंसुलिन, सारे यहाँ पर सुमेलित ही है ना, सभी सही सुमेलित दिए, कोई भी यहाँ पर गलत दिया ही नहीं गया है, सारे के सारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखना है ना, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं है? टेरिडोफाइटा से संबंधित नहीं होगा इसमें से। तो टेरिडोफाइटा के बारे में सबसे पहले आप लोग जानते हो कितने भागों में, इसको 4 भाग में बांटा गया है। किसको? टेरिडोफाइटा को। कौन कौन से होंगे? तो ये 4 वर्ग कौन कौन से हो जाएंगे? साइलोप्सीडा जिसको साइडलोटम कहते हैं हो, दूसरा हो जाएगा लाइकोपसीडा जिसको सिलेजिनेला या लाइकोपोडियम कहते हैं, और स्फिनोपसीडा जो इक्विसीटम होता है, और अगला होता है टीरोपसीडा जिसको ड्रायोपेट्रिस या एंडियंटम कहते हैं। तो लीवर्ट जो हो जाएगा इसमें नहीं होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? विकल्प ए हो जाएगा, लीवरवर्ट। चलिए अगला देखते हैं, डैश आवेग का एसआई मात्रक है, इसमें से कौन सा होगा आवेश का एसआई मात्रक? न्यूटन पर सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड, ये यानी कि केजी में मीटर पर सेकेंड, या क्या होगा न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से जो रहे। तो यहां पर दिया गया न्यूटन सेकेंड, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखिए, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तुरंत बताओ, न्यूटन की गति का पहला नियम। अगला देखिए, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो सही जवाब विकल्प डी, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। चलिए, एम और एन बिंदु के बीच कुल समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, इसमें निकालना है प्रतिरोध, निकालिए। तो यहां पर देखिए सारा चीज दिया गया है, रेजिस्टेंस निकालेंगे 1 रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट में निकालेंगे क्या होगा 16 एम्पियर, तो 1/16 प्लस 16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, सारा का लॉसो कितना हो जाएगा? निकल के 4 आ जाएगा, और 1 ऊपर भी जुड़ जाएगा, तो 16 कम 16, ठीक, और इसको काटिए, 4 चौके 16, कितना होगा? 4 ओम निकल के आएगा, विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से, नहीं वो वाला नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, ये उच्च प्रतिरोध हो जाएगा, इसका सही जवाब विकल्प ए। जो बल्ब का फिलामेंट होता है ना, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन जो होता है उच्च प्रतिरोधकता वाली धातु होती है। अगला देखिए, आंख की पुतली क्या होती है, इसमें से बताइए क्या होगी आंख की पुतली? तो प्रकाश की मात्रा यानी तीव्रता अनुसार स्वतः समायोजित कर लिया जाता है, जैसे आंख में कितने भी प्रकाश आए अपने आप एडजस्ट कर लेता है ना, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्या होगा, इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगला देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों में योगदान का कौन सा एक क्रम सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक, यानी टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रमुख योगदान रहा है किनका किनका? तो इसमें सारे का, विलियम डिग्बी, नौरोजी, आर देसाई और डॉक्टर VKR राव, सभी का यहाँ पर योगदान रहा था। तो सारे हो जाएंगे 1, 2, 3 और 4। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को कहते हैं, ऐसी बेरोजगारी जो कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। विकल्प ए सही जवाब होगा। बहुविध फसल प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल का उत्पादन करना। विकल्प सी इसका सही जवाब। चलिए वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वित्तीय संस्थानों को बैंकों से अलग करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा चेक आहरणीय जमा जो स्वीकार नहीं होता है, ये वाला विकल्प सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट कौन सा कथन सही नहीं है? इनकरेक्ट पूछ दिया देखो, इसीलिए मैं बोलता हूं कूट की तरफ भागो, कभी कभी सही नहीं पूछ दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा होगा। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, यूरोपीय यूनियन ने वर्ष 1999 में नई मुद्रा यूरो प्रारंभ किया, सही है। अगला है, यूरोपीय केंद्रीय बैंक के प्रबंधन में वर्ष 2000 से वास्तविक नोट और सिक्के चलाए गए, गलत है। इसने 1999 में नई मुद्रा यूरो तो प्रारंभ किया था और 1 जनवरी 2002 को किया था इस नोट को प्रारंभ, 2000 में नहीं। ये वाला गलत हो गया, केवल 2 इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा थेयम, विकल्प डी हो जाएगा थेयम। क्लियर है। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में यह उद्घाटन हुआ है। प्रत्येक वर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार ना कपास दिवस 2025 में इसका थीम जो था, इसका थीम क्या रखा गया था? इसका थीम था द फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स, द फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ्स। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया? यह सहायता दिया गया था म्यांमार को। जितनी को सहायता देते हैं भारत वाले, सारे के सारे गद्दार निकलते हैं। बांग्लादेश को दिया, नेपाल को दिया, सारे के सारे गद्दार निकल रहे हैं। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विकल्प डी करेक्ट आंसर होगा। 23 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में किस अभिनेता अभिनेत्री को वर्ष 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुरस्कार यानी प्राइज वाला वीडियो 1 घंटे का, बार बार बोल रहा हूं, जाकर के देख लो। 1 से 2-3 प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे इससे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? मोहनलाल को मिला है, विकल्प सी। चलिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से होंगे? फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, यूएस और रूस। कौन सा होगा? फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, यूएस और रूस। विकल्प डी करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब इस भी पूछा जा रहा है कौन सा प्रोटोकॉल या सम्मेलन कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, रियो शिखर सम्मेलन, सही होगा ये ना, 2 वाला ना, रियो शिखर सम्मेलन 1992 मिलान कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल ये कब हुआ था? 1997 का है। और हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का। 2, 4, 3 और 1, 2, 4, 3 और 1 भैया, विकल्प सी। तो चलिए बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन, और बताइए आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो पाए। मिलेंगे इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।